नमस्कार दोस्तों। कैप के पहले ये बातें जो है मैं जो ये बातें बताने जा रहा हूँ आपको, वो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कैप में आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो, इसके लिए ये छोटी छोटी बातें जो रहती है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है, ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? क्या आपको पता है किस किस ब्रांच के लिए आप चॉइस दे सकते हो? राइट, किस ब्रांच के लिए आप चॉइस दे सकते हो? मैकेनिकल का बच्चा जो है वो किस ब्रांच के लिए चॉइस दे सकता है? ठीक है, सिविल का बच्चा भी किस किस ब्रांच के लिए चॉइस दे सकता है? क्या आपको पता है क्या? अगर नहीं पता होगा तो आप हम लोग इसके बारे में आगे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके लिए आसान ब्रांच क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आपका एडमिशन जनरल स्टेट मेरिट से होगा या कैटेगरी से? बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होता है कि मेरा एडमिशन जो है वो जनरल स्टेट मेरिट से होगा या कैटेगरी से होगा। मेरा TFWS वाला सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहता है क्या? SC/BC से एडमिशन होगा या नहीं होगा? OBC से एडमिशन होगा या नहीं होगा? ओके, तो ये रैंक से एडमिशन, आपकी कैटेगरी रैंक से एडमिशन होगा या जनरल स्टेट मेरिट से एडमिशन होगा, इसके बारे में भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। हर कॉलेज में DSC के लिए कितनी सीट्स रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि DSC के लिए कितनी सीट्स है। एक कॉलेज है, उसमें 3-4 ब्रांच है, उस एक ब्रांच में DSC के लिए कितनी सीट्स है, ये भी जानना जरूरी है। एडमिशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ये बात ध्यान में रखो कि आपकी अभी एडमिशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके एडमिशन की वो स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आज ही आपको वो स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। राइट, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो है वो आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी है कि नहीं है। आपका ऑप्शन फॉर्म अभी चालू हो जाएगा, तो आप ऑप्शन फॉर्म के लिए रेडी है कि नहीं है, तो ये डिसाइड करता है आपके कॉलेज लिस्ट के ऊपर। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में फोकस करेंगे। अगर आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस किस ब्रांच के लिए आप चॉइस दे सकते हो, ये तो पहला क्वेश्चन है कि आप किस किस ब्रांच के लिए चॉइस दे सकते हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर सही से मैं घुमा फिरा के आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर है सही। अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी एडमिशन ले सकते हैं, कंप्यूटर में भी एडमिशन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, सिविल में भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हैं। राइट, सारी ब्रांचेस आपके लिए खुली है। राइट, ओके, लेकिन सवाल ये आता है, क्या आप किसी भी ब्रांच में अगर एडमिशन ले लोगे तो क्या आपको वो ब्रांच आसान जाएगा क्या? क्योंकि 3 साल आपने डिप्लोमा किया है। अगर 3 साल डिप्लोमा किया है तो आपके पास 3 साल का नॉलेज है। तो क्या आपका 3 साल का नॉलेज जो है वो आगे एक्सटेंड होना चाहिए, या फिर आप नए ही ब्रांच में शिफ्ट हो जाओगे? राइट, नए ब्रांच में अगर शिफ्ट हो जाओगे तो वहां पे फ्रेशर रहोगे तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा। राइट, अगर बहुत पढ़ने की तैयारी है तो आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो, अभी ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। तो सच में आप ब्रांच चेंज कर सकते हो? सच में हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या? तो हाँ, क्योंकि प्रोविजन है। अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा पूरा क्लियर होने के बाद, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा पूरा क्लियर होने के बाद अगर वो सेकंड ईयर में किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकता है, तो आप तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो। राइट, तो आप भी कोई भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपके लिए आसान ब्रांच क्या रहेगा? अब हम डिस्कस कर लेंगे कि कंप्यूटर और IT के लिए आसान ब्रांच कौन सी रह सकती है। राइट, तो ये सब सबको पता है, मैं जस्ट यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। तो ये वाली जो ब्रांच है, राइट, तो ये वाली ब्रांच जो है वो कंप्यूटर के लिए आसान रहेगी। तो कंप्यूटर और IT वाले बच्चों ने इन ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए। आपके लिए नई ब्रांच यही रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एडमिशन लेगा तो भी अच्छी, मतलब आसान रहेगा। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में भी एडमिशन लेगा तो भी आसान जाएगा। साइबर सिक्योरिटी, IoT और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन लेगा तो भी आसान जाएगा। राइट, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सी ब्रांच आसान रहेगी? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड अलाइड ब्रांचेस में भी वो अच्छा कर सकता है, उसमें अगर एडमिशन लेता है तो वो वहाँ पे अच्छा कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो डेफिनेटली अच्छा ही करेगा, वो आसानी रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर में भी वो अच्छा करने के चांसेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो वो अच्छा कर ही सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में भी वो अच्छा कर सकता है। एआई एंड एमएल में भी वो अच्छा कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा एआई एंड एमएल को भी अपने चॉइस में रख सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी अच्छा कर सकता है। ये भी ब्रांच जो है वो भी अपनी चॉइस में रख सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच अपनी चॉइस में रख सकता है, क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ना, ये वाली गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये ब्रांच रहती है। सीओईपी में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ये ब्रांच है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा जो है वो इस ब्रांच के लिए प्रेफरेंस दे सकता है। मेकाट्रॉनिक्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा प्रेफरेंस दे सकता है, और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा जो है वो प्रेफरेंस दे सकता है। अगर इन ब्रांच में अगर वो प्रेफरेंस देता है तो वो वाली ब्रांच जो है उसको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, उसको वो वाली ब्रांच जो है वो आसान लगेगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल का बच्चा है तो वो किस किस ब्रांच के लिए चॉइस दे सकता है? इलेक्ट्रिकल के लिए ऑब्वियसली चॉइस दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दे सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दे सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए दे सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए दे सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के लिए दे सकता है। ओके, ये वाली ब्रांच उसको आसान लगेगी। ठीक है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी वाले जो बच्चे हैं वो उन्होंने कौन से ब्रांच के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी ब्रांच उसको आसान लगेगी? तो उसको आसान लगेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आसान लगेगी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच आसान रहेगी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच भी आसान लगेगी, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ऐसे भी नाम जो है वो इधर उधर रह सकता है। किसी किसी कॉलेज में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन करके ब्रांच है, किसी किसी कॉलेज में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स करके ब्रांच है। तो इस ब्रांच में भी वो चॉइस दे सकता है। मेकाट्रॉनिक्स में भी चॉइस दे सकता है, बायो इंजीनियरिंग में भी चॉइस दे सकता है। ये जो ब्रांचेस है उसके लिए आसान लगेगी। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी चॉइस दे सकता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी चॉइस दे सकता है। तो ये जो ब्रांचेस है वो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स को आसान लगेगी, क्योंकि इसका सिलेबस और जो आप पढ़ के आए हो उसका सिलेबस लगभग जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है। तो आसान ब्रांच का हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिशन है वो जनरल मेरिट नंबर से होगा या कैटेगरी मेरिट नंबर से होगा, राइट? ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, तो आपका एडमिशन जो है वो जनरल स्टेट मेरिट से ही होगा, कैटेगरी से नहीं होगा, राइट? समझ में आया आपको? अगर आपका कैटेगरी रैंक 10 है, इसका मतलब ये है कि आपके कैटेगरी के 9 बच्चे जो है वो आपके आगे हैं, राइट? कैटेगरी रैंक ये डिसाइड करता है, और जनरल स्टेट मेरिट नंबर ये डिसाइड करता है कि ऑल ओवर जो बच्चे हैं आपके आगे कितने हैं, राइट? अब यहाँ पे समझ लो, ये एग्जांपल देके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ओपन है, राइट? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 25 मेरिट में इसका जनरल स्टेट मेरिट नंबर कितना है? ओपन का 25 है। इसका मतलब 24 जो बच्चे हैं उसके आगे है। ऑल टोटल कोई भी कैटेगरी के रहे 24 जो बच्चे हैं उसके आगे। यहाँ पे एससी का यहाँ पे जो स्टेट मेरिट नंबर है, जनरल स्टेट मेरिट नंबर है, कितना है? 346। इसका मतलब जो कोई भी कैटेगरी रहे, राइट, 345 जो बच्चे जो है उसके आगे हैं। हो सकता है इसका कैटेगरी रैंक 10 हो, इसका मतलब 10 बच्चे जो है उसके आगे रहेंगे। हो सकता है इसका कैटेगरी नंबर 1 हो। तो कैटेगरी नंबर से आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान में रखो। आपका जो एडमिशन है वो जनरल स्टेट मेरिट से हो रहा है। ठीक है। हर कॉलेज में डीएससी के लिए कितनी सीट्स रहती है, राइट? अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट्स जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही उस कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट? तो जो एडमिशन रहेगा डीएस के लिए, डीएससी मतलब लैटरल एंट्री रहता है, मतलब आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए एडमिशन जा रहे हो तो 10% कोटा रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर का जो इनटेक रहेगा, समझ लो कि फर्स्ट ईयर का इनटेक पिछले साल 100 था, 100 फर्स्ट ईयर का इनटेक था। तो इस साल उसके बेसिस पे, फर्स्ट ईयर इनटेक के बेसिस पे आपके 10% एडमिशन होंगे। इसका मतलब 10 सीट जो है वो आपकी उस
ब्रांच के लिए रिजर्व रहेगी, उस ब्रांच के लिए 10% ऑफ अप्रूव्ड सीट। ओके, सिर्फ इतनी सीट्स रहती है क्या? नहीं, और एक सीट्स रहती है जिसको बोला जाता है वैकेंट सीट्स। अगर फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे वैकेंट हैं, राइट, समझ लो कि फर्स्ट ईयर में उसका टोटल इंटेक था 100 का, लेकिन उसकी जो सीट्स भरी थी फर्स्ट ईयर में, लास्ट फर्स्ट ईयर में 90 ही सीट्स भरी थी, तो 10 सीट्स तो वैकेंट है। तो वो जो वैकेंट सीट है वो भी डीएससी के लिए खुली हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 10 सीट्स और ये वाली 10 सीट्स, ऐसे 20 सीट जो रहेगी वो डायरेक्ट सेकंड ईयर के बच्चों के लिए खाली होती है, राइट। ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में भी होते हैं, टॉप कॉलेज में भी होते हैं, राइट। एक दो बच्चे जो है वो कैप राउंड होने के बाद, एडमिशन होने के बाद छोड़ देते हैं, कुछ कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ कुछ बच्चे का मतलब प्रिपरेशन करते रहते हैं, ओके, एमएसटी का, जेडबलई का, या फिर और किसी ब्रांच का प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो उनका अगर सिलेक्शन हो गया तो वो सीट्स छोड़ देते हैं और दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है, राइट। तो वैकेंट सीट्स रहती है और 10% ऑफ अप्रूव्ड इंटेक, तो ये दोनों चीजें जो है वो डीएससी के एडमिशन के लिए जो है वो रहता है, ठीक है। एडमिशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है क्या? तो स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होगी तो आपको अभी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या ध्यान रखो। आपको पहले ब्रांच डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या आपकी ब्रांच डिसाइड है क्या? आपने अभी तक ब्रांच डिसाइड की है क्या, राइट। अगर ब्रांच डिसाइड नहीं की होगी तो आपको ब्रांच डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी ब्रांच में एडमिशन लोगे, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है कि आपको आसान लगने वाली ब्रांच ही चॉइस करना रहेगा तो बेटर होगा, राइट। तो अभी आप, मैंने तो ब्रांच लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सी ब्रांच आपके ब्रांच के लिए आसान रहेगा। तो आप पहले ब्रांच डिसाइड करो। अगर आपकी ब्रांच डिसाइड नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी ब्रांच डिसाइड करो। ब्रांच डिसाइड करने के बाद आप रीजन डिसाइड करो कि कौन से रीजन में आपको जाना है एडमिशन के लिए। क्या आपको पुणे में जाना है, क्या आपको कोल्हापुर में जाना है, क्या आपको मुंबई में जाना है, क्या आपको संभाजीनगर में जाना है, क्या आपको नासिक में जाना है, क्या आपको नागपुर में जाना है, क्या आपको अमरावती में जाना है, ये आप पहले डिसाइड करो। मिक्स भी हो सकता है, आपको पुणे मुंबई के भी कॉलेज चलेंगे, आपको पुणे मुंबई कोल्हापुर के भी कॉलेज चलेंगे, आपको पूरे महाराष्ट्र में भी कॉलेज चलेंगे, लेकिन अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ये अगर रिक्वायरमेंट रहेगा ओके, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। क्या आपने कॉलेज प्लेसमेंट देखा है क्या? जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, क्या उस कॉलेज का प्लेसमेंट आपने देखा है क्या? अगर प्लेसमेंट नहीं देखा होगा तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वाला जाके देख सकते हो, या फिर मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको आपने पूरा कॉलेज का प्लेसमेंट देखना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए या ब्रांच चाहिए, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। आपको अच्छा कॉलेज चाहिए या ब्रांच चाहिए? अच्छा कॉलेज वही होता है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा हो, जहाँ पे पैकेज जो है अच्छा मिले, राइट। जिस कॉलेज में फैकल्टी अच्छी हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, परफॉर्मेंस उस कॉलेज का अच्छा हो। अगर उस कॉलेज में बुरी भी ब्रांच मिलती है, ओके, नॉन ट्रेंडिंग भी ब्रांच मिलती है, बुरी बोलने से अच्छा नॉन ट्रेंडिंग भी ब्रांच मिलती है, तो भी आपका सिलेक्शन प्लेसमेंट होने का चांसेस बहुत अच्छा है, अच्छा प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। आपको वाइजली चूज करना है अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच, ठीक है। और अभी लास्ट जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी है क्या? क्या आपकी कॉलेज लिस्ट बन के तैयार है क्या? अगर कॉलेज लिस्ट बन के तैयार नहीं है, अगर आपका आंसर नो है तो क्यों नो है? क्या दिक्कत जा रहा है आपको? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत जा रही है? आप अभी तक कॉलेज लिस्ट आपने क्यों नहीं बनाई है, राइट। अगर आपका आंसर, आपकी कॉलेज लिस्ट रेडी है, अगर आपका आंसर यस है तो यस है तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, ठीक है। लेकिन यस है, लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस क्या देना चाहिए? कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज मतलब कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, इसमें अगर डाउट है और आपको रेफरेंस के लिए लिस्ट चाहिए, तो आप दोनों के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं कॉलेज राइट। मैंने फर्स्ट ईयर के लिए भी कॉलेज लिस्ट दे दी है, आपको भी कॉलेज लिस्ट दे दूंगा, रिफाइंड कॉलेज लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। एनालिसिस वाली शीट्स भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना।
लेकिन आपको भी मेरा एक काम करना है, राइट। आपको क्या करना है, मेरी भी मदद करनी है, छोटी सी मेरी मदद करनी है, आपको भी मेरा चैनल ग्रो करने के लिए मदद करनी है। तो आपको क्या करना है, बस आपको 10 दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। 5 दोस्तों को बोलना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, 5 लाइक और 5 कमेंट, जो बच्चों ने सब्सक्राइब किया है उन्हीं का लाइक ले लो, उन्हीं से कमेंट करने के लिए बोलो। कोई भी कमेंट रह सकता है, सर अच्छा वीडियो बना, सर इसके ऊपर वीडियो बना लो, सर ये चाहिए, कोई दिक्कत रहेगा तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स कोई भी रह सकता है, ठीक है। ऐसे 5 कमेंट्स रहने चाहिए। और ये है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लो, ठीक है। और आपको कॉलेज ड्रेस में इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ, और दोनों भी ग्रो हो जाएंगे, राइट। दोनों का भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।